दक्षिण कोरिया में कुत्ते का मांस खाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसे लेकर बड़ा बदलाव आया है। सरकार और समाज में बढ़ती जागरूकता के चलते कुत्ते के मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हुई है। पशु अधिकार संगठनों और युवा पीढ़ी ने इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई, इसे क्रूर और अनावश्यक बताया। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया की सरकार ने 2023 में कुत्ते का मांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस कदम को पशु अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे देश में कुत्तों को अब सिर्फ पालतू और साथी के रूप में देखा जाएगा। कोरिया में जीवित ऑक्टोपस खाना, जिसे सन्नाकजी कहा जाता है, वहाँ की पारंपरिक और अनोखी खाने की संस्कृति का हिस्सा है। इसे ऑक्टोपस की ताजी टेंटिकल्स काट कर परोसा जाता है, जो प्लेट पर हिलती डुलती रहती है। इसे सोया सॉस, तिल के तेल और अन्य मसालों के साथ खाया जाता है। सन्नाकजी को ताजगी और ताकत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे खाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसकी चिपचिपी जालें गले में फंस सकती है। इस अनुभव को साहसिक माना जाता है और कई लोग इसे अपनी यात्रा का यादगार हिस्सा बनाते हैं। हालांकि इसे खाने से पहले सही तरीके से चबाना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो। दक्षिण कोरिया में अकेले खाना खाना काफी असामान्य माना जाता है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति में भोजन को सामूहिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ खाना शेयर करना न केवल सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह कोरियाई जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि हाल के वर्षों में व्यस्त जीवन शैली और बदलते सामाजिक मानकों के कारण अकेले खाने का चलन बढ़ा है, जिसे होमोप कहा जाता है। फिर भी पारंपरिक दृष्टिकोण से इसे थोड़ा अजीब या अकेलापन दर्शाने वाला माना जाता है, खासकर बुजुर्ग पीढ़ी के लिए। दक्षिण कोरिया को किमची नेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किमची उनकी राष्ट्रीय पहचान और खानपान का एक अभिन्न हिस्सा है। किमची एक मसालेदार और खट्टा साइड डिश है, जिसे मुख्य रूप से गोभी और मिर्च के साथ बनाया जाता है, और यह हर कोरियाई भोजन का अहम हिस्सा होता है। कोरियाई लोग मसालेदार खाने के बेहद शौकीन होते हैं, जो उनकी संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से जुड़ा होता है। दक्षिण कोरिया की बौद्ध विरासत वहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बौद्ध धर्म कोरिया में 4वीं शताब्दी के आसपास पहुँचा और इसका गहरा प्रभाव वहाँ की कला, वास्तुकला और जीवन शैली पर पड़ा, जैसे बुलगुक्सा और हाइनास बौद्ध धर्म की इस समृद्ध विरासत का प्रमाण है। इसके साथ ही कोरिया में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। यहाँ ईसाई धर्म, कन्फ्यूजनिज्म और आधुनिक समय में नास्तिकता का भी प्रभाव है। लोग विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं और धार्मिक सहिष्णुता को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा कोरियाई लोक मान्यताएं भी वहाँ के समाज का अहम हिस्सा है। शैमनिज्म, जो आत्माओं और प्रकृति की पूजा पर आधारित है, कोरिया के पारंपरिक रीति रिवाजों और त्योहारों में आज भी देखा जा सकता है। इन लोक मान्यताओं में लोगों का विश्वास जीवन के हर पहलू में झलकता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और भी समृद्ध होती है। दक्षिण कोरिया में जहां लगभग 50% लोग खुद को गैर धार्मिक मानते हैं, वहीं उनकी संस्कृति और जीवन शैली में पारंपरिक विश्वासों और अंधविश्वासों का गहरा प्रभाव है। धार्मिक आस्था न होने के बावजूद कोरियाई समाज में शैमनिज्म और लोक मान्यताएं अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए वहाँ फैन डेथ का एक प्रचलित अंधविश्वास है, जिसमें माना जाता है कि रात के समय बंद कमरे में पंखा चालू रखने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी तरह नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, क्योंकि कोरियाई भाषा में इसका उच्चारण मृत्यु जैसा होता है। इसलिए अस्पतालों और अपार्टमेंट्स में चौथे फ्लोर या चौथे नंबर कमरे की संख्या को अक्सर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कोरियाई लोग भविष्यवाणियों और कर्मकांड में विश्वास करते हैं। भारत की तरह ही कोरिया में भी शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की जन्म कुंडली का मिलान करना यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनका जीवन साथ में शुभ होगा या नहीं। नव वर्ष या चुसोक जैसे पारंपरिक त्योहारों के दौरान अनुष्ठानिक पूजा करना और पूर्वजों का आशीर्वाद मांगना भी आम है। कोरियाई संस्कृति में सपनों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई सपने में सुअर देखता है तो इसे धन और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इन अंधविश्वासों और परंपराओं से यह स्पष्ट होता है कि भले ही दक्षिण कोरिया की एक बड़ी आबादी किसी धर्म का पालन न करती हो, लेकिन उनके समाज में लोक मान्यताएं और पारंपरिक विश्वास गहराई से जुड़े हुए हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बने हुए हैं। अगर आप दक्षिण कोरिया में रहते हैं तो भूल कर भी किसी को जूते उपहार में नहीं दीजिएगा। जूतों को उपहार में देने से जुड़े अंधविश्वास का मानना है कि यदि आप किसी को जूते देते हैं तो वह व्यक्ति
उन जूतों को पहनकर आपसे दूर चला जाएगा। खासकर कपल्स के बीच जूते गिफ्ट करना रिश्ते में दरार या दूरी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कोरियाई संस्कृति में लाल स्याही से किसी का नाम लिखना भी गहरे अंधविश्वास से जुड़ा है। ऐतिहासिक रूप से मृत व्यक्तियों का नाम लाल स्याही में लिखे जाते थे ताकि उनकी आत्मा को बुरी आत्माओं से बचाया जा सके। इसलिए यदि किसी जीवित व्यक्ति का नाम लाल स्याही में लिखा जाता है तो इसे उस व्यक्ति की मृत्यु या दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह अंधविश्वास इतना मजबूत है कि लोग लाल स्याही का उपयोग करने से बचते हैं, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के औपचारिक दस्तावेज या व्यक्तिगत नोट्स में भी। दक्षिण कोरिया में कुछ कानूनी और सांस्कृतिक प्रतिबंध है जो विदेशी नागरिकों पर लागू होते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि विदेशी नागरिकों को कोरिया में कृषि भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। यह कानून कृषि संसाधनों की सुरक्षा और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। विदेशी निवेशकों को केवल सीमित स्थितियों में ही कृषि भूमि खरीदने की अनुमति मिलती है और उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में विदेशी नागरिकों के लिए विवाह का नियम भी कुछ हद तक कड़े हैं। विदेशियों के लिए कोरिया में फास्ट विवाह की अनुमति नहीं होती है। यहाँ शादी के लिए प्रक्रियाएं लंबी होती है, जिसमें कानूनी दस्तावेज, पारिवारिक स्थिति की जांच और कभी कभी सांस्कृतिक मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है कि विदेशी और कोरियाई नागरिकों के बीच विवाह सच्चे और स्थिर संबंधों पर आधारित हो, न कि केवल नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से। दक्षिण कोरिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई सख्त नियम और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि रात 10 बजे के बाद शोर शराबे पर कड़ी रोक है। यह नियम मुख्य रूप से शहरी इलाकों में लागू होता है, जहां लोग दिन भर की थकान के बाद रात को आराम करना चाहते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शोर करने पर जुर्माना लग सकता है और यहां तक कि कुछ जगहों पर पुलिस भी शांति बनाए रखने के लिए गश्त करती है। इसी तरह विरोध प्रदर्शन के मामले में भी कोरिया के पास कड़े कानून हैं। जहां भारत में बिना शोर शराबे के कोई प्रदर्शन हो ही नहीं सकता, वहीं साउथ कोरिया में सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट को ही स्वीकृति दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि विरोध शांतिपूर्ण और बिना किसी प्रकार के हिंसा या अराजकता के हो। इस तरह के विरोध प्रदर्शन में लोग पोस्टर और बैनर लेकर शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का शोर या उग्र प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती। दक्षिण कोरिया में एक और महत्वपूर्ण नियम है अनिवार्य सैन्य सेवा का। इस नियम के तहत सभी पुरुषों को 18 से 28 साल की उम्र के बीच 2 साल तक सैन्य सेवा करनी होती है। यह सेवा कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया के साथ अपने सीमांतों पर संघर्ष की स्थिति में है। सैन्य सेवा की यह प्रक्रिया समाज में एकजुटता और कर्तव्य के प्रतीक मानी जाती है और इसे पूरी तरह से नागरिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। इस तरह इन सभी नियमों और प्रथाओं से कोरिया की सामाजिक संरचना, सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण होता है। दक्षिण कोरिया में फैशन, संगीत और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ मैचिंग आउटफिट्स की परंपरा केवल एक फैशन ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। यह आदत विशेष रूप से परिवारों, कपल्स और दोस्तों के बीच लोकप्रिय है, जहाँ लोग सामूहिक रूप से एक जैसे कपड़े पहनकर अपनी साझी पहचान और संबंधों की गहरी भावना को व्यक्त करते हैं। यह एक तरीका है जिसे कोरियाई लोग अपनी एकता और रिश्तों को सशक्त बनाने के रूप में देखते हैं और यह सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया को के पॉप का घर के रूप में माना जाता है और यह वैश्विक संगीत उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरियाई पॉप संगीत, जिसे के पॉप कहा जाता है, न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लाने का काम किया है। बीटीएस, ब्लैकपिंक, ट्वाइस, एक्सो और अन्य के पॉप समूह ने कोरियाई संगीत को एक वैश्विक पहचान दी है और इसके फैंस दुनिया भर में फैले हुए हैं। के पॉप के आकर्षक संगीत, परफॉर्मेंस और फैशन ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की युवाओं में सुंदरता को लेकर एक गहरी मानसिकता है और कई लोग अपनी त्वचा, चेहरे और शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से बदलने के लिए तैयार है। कोरिया में न केवल चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी बल्कि आंखों की सर्जरी, नाक की सर्जरी और त्वचा को तराशने के भी काफी विकल्प उपलब्ध है। यह सौंदर्य उपचार अब एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है और यहाँ तक कि सर्जरी के बाद भी लोग इसे फैशन के एक रूप के तौर में देखते हैं। इस प्रकार कोरिया में फैशन, संगीत और सौंदर्य की अनोखी संस्कृति ने इसे एक वैश्विक संस्कृति धारा में तब्दील कर दिया है, जो दुनिया भर में प्रभावित कर रही है।